स्टॉक मार्केट का दोस्तों अपना निवेश काफी हद तक डिपेंड होता है हम कौन सी इंडस्ट्री में पैसा डाल रहे हैं और वो इंडस्ट्री कैसा ग्रोथ करती है। तो आइए दोस्तों हम कुछ इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे लाइव एग्जांपल्स के द्वारा। दोस्तों इंडस्ट्री कैसे ग्रोथ करती है। एक समय होता है जब कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस को कुछ लोग डेवलप कर रहे होते हैं। दोस्तों उन्हें पता नहीं होता है कि ये प्रोडक्ट या सर्विस डेवलपमेंट के बाद जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे ये सही में लोगों को पसंद आएगी कि नहीं। हमें पसंद है, हमें लगता है ये अच्छा चलेगा, पर जरूरी नहीं है कि इसको मार्केट में रिस्पॉन्स मिले। बहुत सी बार प्रोडक्ट जबरदस्त हो पर अफोर्डेबिलिटी बराबर ना हो। राइट। तो एक डेवलपमेंट का स्टेज होता है जब प्रोडक्ट या सर्विस माइंड में डेवलप्ड होती है और फिर उसको असल में डेवलप किया जाता है। फिर वो इंट्रोड्यूस होती है और धीमे धीमे वो प्रसरनी चालू होती है। दोस्तों इंट्रोडक्शन फेज सबसे चैलेंजिंग फेज होता है, क्योंकि यही इंट्रोडक्शन फेज के दरमियान आपको बहुत सी बार पता नहीं होता है कि इसके क्या ड्रॉबैक है। अरे ये तो हमने नहीं सोचा था कि ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। बहुत सी बार सोची नहीं होते चैलेंज सामने आ जाते। तो इंट्रोडक्शन का फेज जरूर चैलेंजिंग है। ये फेज से जब कोई भी कंपनी या इंडस्ट्री निकल रही होती है उसको ग्रोथ तो बढ़िया मिल रहा होता है, पर चैलेंजेस की काफी सामने होते हैं, क्योंकि रियल केस में एंड यूजर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और या तो वो प्रोडक्ट सफल होती है या डिजास्टर हो जाता है। उसके बाद जब वो तीसरे स्टेज में एंटर होती है दोस्तों, यहां आते आते काफी कंपनियां या काफी इंडस्ट्री दम तोड़ देती है। ये तीसरा स्टेज हुआ दोस्तों ग्रोथ स्टेज। इंट्रोडक्शन जब हुआ, सफल जब हुई प्रोडक्ट या सर्विस, दोस्तों वो ग्रोथ फेज में एंटर होती है और धमाकेदार ग्रोथ शुरू होता है। दोस्तों ये वो समय होता है जो समय पे कंपटीशन नहीं होती है, पर धीमे धीमे शुरू होती है कंपटीशन। एक दूसरे से आइडिया चुरा के आगे बढ़ता है और इंडस्ट्री का कारोबार। बहुत सी बार कोई एक कंपनी में जैसे कोई नई आइडियाज है इंट्रोड्यूस की, वही आइडिया सक्सेस हुई, कुछ लोग दूसरी कंपनी में जाके दूसरी कंपनी बना दी और वो कंपनी भी आगे बढ़ने लगी। ये सब चीजें दोस्तों आपको ग्रोथ फेज में काफी हद तक देखने को मिलती है, क्योंकि आइडियाज नहीं थी, ग्रोथ जबरदस्त मिल रहा है। ज्यादा ग्रोथ ये इसलिए होता है क्योंकि ये समय पे कस्टमर के पास कोई चॉइस नहीं है। प्रोडक्ट या सर्विस दोस्तों लो पेनेट्रेटेड होती है। तो दोस्तों कम पेनेट्रेशन के कारण कंपनी की ताकत पे डिपेंड है वो कितना पुश करे, कितना एडवर्टाइजमेंट स्पेंड करे, कितना अपना एक्सपांड करे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो दोस्तों जब प्रोडक्ट कम पेनेट्रेट हुई होती है, वो समय पे कंपनियों का ध्यान बनता है कि वो हो सके उतना अपने आप को एक्सपांशन मोड पे ले जाए। और इसीलिए आप कई स्टार्टअप्स को जो देखते हो दोस्तों, जो इंट्रोडक्शन फेज से निकल के ग्रोथ फेज में आते हैं, ज्यादातर स्टार्टअप लॉस मेकिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये समय पे जान चुके हैं कि लोगों को प्रोडक्ट सर्विस पसंद है, कम पेनेट्रेशन है। ये समय पे दूसरे लोग अपनी आइडियाज ले पे काम करना चालू करें, उससे पहले हमको फैल जाना पड़ेगा पूरे भारत में, पूरे हर जगह पे, पूरी ज्योग्राफी में। राइट। कंपटीशन कम होती है पर वो धीमे धीमे बढ़नी शुरू होती है। यही वो समय होता है जब कंपनियां प्रॉफिट नहीं देखती है, वो सेल्स ग्रोथ देखती है, वो अपने यूजर देखती है, चाहे प्रोडक्ट या सर्विसेज के, वो यूजर सेटिस्फेक्शन देखती है। ये समय पे प्रॉफिट नहीं देखे जाते। आपने 2 दिन पहले का ही पॉलिसी बाजार का स्टेटमेंट देखा होगा। उन्होंने कहा कि यस, हमें कोई जल्दी नहीं है प्रॉफिट में आने की। क्यों? क्योंकि हम प्रॉफिट में आने के लिए कम स्पेंडिंग करेंगे एडवर्टाइजमेंट पे, तो कम यूजर बनेंगे, वो आने वाले समय के ग्रोथ को बिगाड़ेगा। तब तक कोई और कंपनियां ग्रोथ कर देगी। राइट। तो ये बात सही है कि मॉडल प्रॉफिट वाला हो तो वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर हम एक्सपांशन के पीछे स्पेंड कर रहे तो उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, इन्वेस्टर को पता रहे। जो इन्वेस्टर ये नहीं जानते हैं कि कंपनी कितना एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड कर रही है या कितना एक्सपांशन के लिए खर्चा कर रही है, वो शायद प्रॉफिट लॉस को नहीं जान पाते हैं और वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो ग्रोथ फेज में ये सब बहुत देखा जाता है।
आपका भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट ग्रोथ फेज में होता है, तो यहां पे ग्रोथ जबरदस्त मिलता है। दोस्तों जब आपकी कंपनी या जो कंपनी में आपने निवेश किया हुआ है वो बढ़िया ग्रोथ कर चुकी है, फैल चुकी है, धीमे धीमे कंपटीशंस आने लगती है और वो कंपटीशंस को भी बिजनेस मिलता है। दोस्तों कंपटीशन कोई बुरी बात नहीं है। कितनी इंडस्ट्री आप देखोगे, मुझे एक इंडस्ट्री बताओ जहां पे कम कंपटीशन है। कुछ इंडस्ट्री में होता है मोनोपोली डिओपोली जैसा, कुछ गवर्नमेंट नॉर्म्स के कारण, पर ज्यादातर कंपनी इंडस्ट्री में तो आपको कंपटीशन मिलने ही वाली है। तो आप बोलो ये कंपटीशन आई इसलिए कंपनी नहीं चलेगी, ये सब बातों में दोस्तों दम नहीं है। कंपटीशन के साथ ही लोग 100-100 साल पुराने हो जाते हैं, राइट? सो कंपटीशन इज नॉट अ मोर बिगर प्रॉब्लम, पर कंपटीशन के पास भी मार्केट सफिशिएंट होता है लोअर पेनेट्रेशन के कारण। सब लोग मिलके दोस्तों बिजनेस करते हैं, ग्रोथ करते हैं। फिर ये जो आपकी इंडस्ट्री है मैच्योरिटी फेज पे भी आती है। दोस्तों मैच्योरिटी फेज बुरा नहीं होता है, असल में ये सबसे प्रॉफिटेबल होता है। दोस्तों यही वो समय है जो समय पे आपकी कंपनियों को पता चल चुका है कि अरे मेरे 50 प्रोडक्ट थी, सब काम की नहीं है, ये 5-10 पे कॉन्सेंट्रेट करते, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। ये इतने एरिया में काम करते, अपन इधर फोकस करते, राइट? तो धीमे धीमे कंपनियों को पता चलता है कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी के लिए दोस्तों क्या करना चाहिए। ऑलराइट, प्रॉफिट्स आपकी कंपनियों के दोस्तों बढ़ते हैं, यही समय जो आप लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है आपके भी प्रॉफिट कंसिस्टेंट आते हैं। अब ये जो एक एक साइकिल जो हमने बताई ना यहाँ पे, ये कोई एक एक दो दो साल की नहीं होती है दोस्तों, लंबी साइकिल्स होती है। मेच्योरिटी फेज पे दोस्तों इंडस्ट्रीज कंपनी बरसों नहीं डिकेड्स तक रहती है। दोस्तों आप लोगों ने क्या साबुन शैम्पू इस्तेमाल करना बंद कर दिया है? बिल्कुल नहीं। कितनी ही इंडस्ट्रीज है जो मैच्योरिटी फेज में करीबन 4-4 दशक से है, फिर भी वो अपने इन्वेस्टर्स को ग्रोथ भी दे रही है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे रही है। तो दोस्तों ये नहीं कहना कि मैं खाली ग्रोथ इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करूंगा। ग्रोथ भी काम का है तो मैच्योरिटी भी काम का है। वो आपके पोर्टफोलियो को कंसिस्टेंसी देता है, लो वॉलेटिलिटी देता है। खाली ग्रोथ वाली कंपनियां रखेंगे, हाई ग्रोथ वाली, तो क्या होगा, वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी का ठिकाना नहीं होता दोस्तों, तो हाई वॉलेटिलिटी होने के चांसेस होते हैं। ऑलराइट, फिर दोस्तों स्लोली स्लोली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी चलो बढ़ती रहती है, आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिल रहे। ये कंपनियां ग्रोथ कैसे करेगी? अब ये तो फैल चुकी है, गांव गांव में, शहर शहर में, हर जगह है। मैच्योरिटी लेवल पे इनका क्या डिक्लाइन ही आना है? ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। ऐसे कई इंडस्ट्री है जो कंटिन्यू मैच्योरिटी फेज में बरसों से है। दोस्तों उनको धंधा इन्फ्लेशन से मिलता है। ये लोग हर साल 5-6% से दाम बढ़ाते रहते हैं, तो दाम बढ़ाने से इनको पैसे मिलते हैं। ये लोग दोस्तों प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट, फोकस्ड प्रोडक्ट पे काम करते हैं, जिनके कारण इनका धंधा ग्रोथ होता जाता है, राइट? तो मैच्योर्ड कंपनियां भी आपको डिकेड्स तक सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दे सकती है। हालांकि जो ग्रोथ साइकिल है, ग्रोथ फेज है, वैसा नहीं होता है, लेकिन यस, अच्छा ग्रोथ हमें मैच्योर कंपनियों में या मैच्योर इंडस्ट्री में दोस्तों मिलता है, राइट? डिक्लाइन फेज वो होता है दोस्तों जो इंडस्ट्री में कुछ और ऑप्शन आ गया। दोस्तों बहुत सी बार ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, जिनके कारण हम पुराने ऑप्शन पे जाते ही नहीं है। जैसे न्यूज़पेपर का धीमे धीमे ऑप्शन डिजिटल मीडिया ले रहा है, राइट? जैसे पुराने जो कैमरा आते थे उनका ऑप्शन किसी और ने, आपके मोबाइल फोन ने ले लिया। दोस्तों ऐसे कोई ऑप्शन आ जाता है तो इंडस्ट्री डिक्लाइन होती है। नहीं तो जब तक लोग आपकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, हर साल आपके थोड़े थोड़े दाम बढ़ेंगे, आपको ग्रोथ मिलना है, तो दोस्तों चिंता की इसमें कोई बात नहीं होती है। दोस्तों इंडस्ट्री का जो ग्रोथ होता है वो कौन से कारणों से मिलता है? पेनेट्रेशन। दोस्तों जब आपकी इंडस्ट्री बढ़ रही होती है, धीमे धीमे लोग आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को इस्तेमाल करते हैं और धीमे धीमे पेनिट्रेशन बढ़ता है। पेनिट्रेशन माने अभी 100 में से 10 लोग इस्तेमाल करते हैं, धीमे धीमे 100 में से 15, 20, 25, 30, तो साल दर साल, डिकेड द डिकेड, पेनिट्रेशन बढ़ते रहने से भी आपको ग्रोथ मिलता है। तो खाली भाव बढ़ाने से नहीं,
भाव भी बढ़े, पेनिट्रेशन भी बढ़ा, तो आपकी इंडस्ट्री को ग्रोथ मिला। दोस्तों, अफोर्डेबिलिटी बढ़ने से आपका ग्रोथ मिलता है। दोस्तों, कई प्रोडक्ट ऐसी होती है जो 100% पॉपुलेशन में से अभी खाली 10% लोग अफोर्ड कर पाते हैं। धीमे धीमे लोगों की जैसे इनकम बढ़ती है, ये ज्यादातर ट्रांसफॉर्मेशन देखा जाता है ऐसी कंट्री में जो डेवलपिंग से डेवलप स्टेज में जा रही है, जहां पे लोगों की इनकम बढ़ रही है। तो दोस्तों, एफोर्डेबिलिटी बढ़ती है तो लोग अलग अलग प्रोडक्ट सर्विस इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। ऐसी कई प्रोडक्ट सर्विसेज होगी जो शायद 10 साल पहले आपने भी नहीं ली होगी, पर आज आप ले रहे हो, राइट? तो एफोर्डेबिलिटी ग्रोथ बढ़ाती है, रिच ग्रोथ बढ़ाती है। बहुत सी बार प्रोडक्ट सर्विस चाहिए, पर मेरे एरिया में तो वो अवेलेबल नहीं है। अब वो प्रोडक्ट को लेने में दूर जाऊंगा नहीं। ई कॉमर्स इसका अच्छा रास्ता है। रीच बढ़ने से आपके रूट्स ज्यादा दूर पहुंचने से भी ग्रोथ मिलता है। नए नए कंटिन्यू मोड पे प्रोडक्ट लॉन्च होते रहते हैं। आपने देखा होगा, आपकी ऑटो की कंपनियां कितनी नई नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करती रहती है। क्यों? क्योंकि लोगों को कुछ ना कुछ नया 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 चाहिए। नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करने से पुरानी चीज भले अच्छी हो, यूज कर रहे हो, उसको निकाल के लोग नई प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो नई प्रोडक्ट्स ग्रोथ देती है। टेक्नो एडवांसमेंट से ग्रोथ होता है दोस्तों। बहुत सी बार इंडस्ट्री में टेक्निकल एडवांसमेंट आते हैं, जैसे ईवी आया, राइट? तो अगर पुराने बिजनेसमैन नहीं समझे कि ईवी नया रूप ले लेगी, तो नई ईवी की कंपनी आके भी ग्रोथ तो करने वाली है, राइट? पुरानी कंपनियां भी उसको लॉन्च करेंगी तो उनके लिए तो फायदा है, वो ऑलरेडी पेनेट्रेटेड है, वो जल्दी ग्रोथ कर पाएंगे, राइट? जैसे टीवी हमारे घर पे थे पुराने, पहले ब्लैक एंड व्हाइट, फिर कलर आए तो ब्लैक एंड व्हाइट निकले, कलर आप लोगों ने ले लिए। अभी एलईडी टीवी आए तो आप लोग फटाफट उसको निकाल के एलईडी ले रहे हो। तो ये कंपनियों को ग्रोथ कैसे मिल रहा है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से, राइट? एसी लगाया आपने, फिर कुछ दूसरा एसी आ गया अभी, राइट? धीमे धीमे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपको बढ़िया ग्रोथ देता है। रीजनल स्प्रेड, दोस्तों आपके स्टेट में आपका बढ़िया पेनिट्रेशन है, बढ़िया मतलब आपका नेटवर्क है। अब धीमे धीमे आप क्या कर रहे हो? अपने स्टेट्स में एडवांस कर रहे हो, आप ग्रोथ करते जा रहे हो दूसरे स्टेट्स में, क्योंकि अब आपको आ गया है धंधा कैसे करने का। तो आपका स्टेट आपको मानो हर साल 15% ग्रोथ दे रहा है, अब दूसरे स्टेट से ऐड हो जाएंगे और ग्रोथ बढ़ेगा। तो ये ग्रोथ को बूस्ट करता है दोस्तों। वैसे ही आपने देखा होगा, इंडिया में कितनी अलग अलग कंट्रीज धंधा कर रही है। यूएस की कितनी सारी कंपनीज है जो धंधा कर रही है। क्यों? उबर लॉन्च हुआ यूएस में, उनको लगा इंडिया एक मार्केट है, इंडिया में लॉन्च किया। अमेजोन आ गया इंडिया में, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो अपने ही कंट्री में रहेंगे तो उनको लिमिटेड ग्रोथ मिलेगा। वो पेनेट्रेशन से, अफोर्डेबिलिटी से, रीच से, नए प्रोडक्ट से एक लिमिटेड ग्रोथ लेंगे। पर और ग्रोथ करना है तो क्या करें? तो माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, फेसबुक हो, इंडियन कंपनीज भी यही कर रही है कि नहीं? हमारी फार्मा कंपनीज बाहर जा रही है, हमारी ऑटो कंपनीज बाहर जा रही है। अपनी सारी कंपनीज क्यों बाहर डेवलप कर रही है? क्योंकि रीजनल स्प्रेड मिले, तो ग्रोथ जो मिल रहा है वो और हो जाए। आपका डीमार्ट खाली महाराष्ट्र था, अलग अलग स्टेट पकड़े उन्होंने, तो महाराष्ट्र से भी ग्रोथ आ रहा है, साथ में गुजरात दे रहा है ना, तमिलनाडु दे रहा है ना, अलग अलग स्टेट देने लगे। ग्रोथ ऐसे मिलता है दोस्तों, राइट? तो ग्रोथ इंडस्ट्री को अलग अलग प्रकार से मिलता है, जो ये करेंगे उनको ग्रोथ मिलेगा। इंडस्ट्री ग्रोथ ऑप्टिमाइज भी होता है, राइट? अभी हमने देखा नए प्रोडक्ट से और ऑप्टिमाइज हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में यस ऑप्टिमाइज हुआ, ज्योग्राफी स्प्रेड से यस ऑप्टिमाइज हुआ, साथ में दोस्तों इनऑर्गेनिकली भी ग्रोथ करके ऑप्टिमाइज हो जाता है ग्रोथ। अब ये सब कारणों से मेरा धंधा बढ़ता जा रहा है, पर हम लोग जो जगह पे जाए वहां पे कुछ और खिलाड़ी भी होंगे, राइट? ये कंपनियां उनको भी खरीद के धंधा करती है। उनको बोला भाई हम तुम्हारे एरिया में आ रहे हो और हमारी ये प्रोडक्ट है, तुम्हारा धंधा बंद होगा, इससे तो अच्छा है हमसे हाथ मिला लो। तो छोटी छोटी कंपनियां इनसे हाथ मिला लेती है, राइट? और आप देखते हो आपकी जो कंपनियां है, इंडस्ट्री के ग्रोथ से ज्यादा ग्रोथ मिलता है। तो दोस्तों, इंडस्ट्री ग्रोथ होगा 10% का, पर नया प्रोडक्ट लॉन्चिंग, टेक्नो एडवांसमेंट, ज्योग्राफी, इनऑर्गेनिक ग्रोथ, ये सबसे आपकी कंपनियां डबल ग्रोथ करती है, राइट? तो इंडस्ट्री ग्रोथ होना चाहिए, साथ में कंपनियों में खूबी ये होनी चाहिए, जो ये 4 पॉइंट बनाए, ये जो ये कंपनियां करती है तो उनको और बढ़िया दोस्तों ग्रोथ मिलता है, राइट? इंडस्ट्री दोस्तों और बटी हुई है, जैसे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में।
दोस्तों ऑर्गेनाइज मार्केट और अनऑर्गेनाइज ये ज्यादातर सेक्टर में देखा जाता है। अब जैसे टेलीकॉम सेक्टर है, उसमें ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज मार्केट होता ही नहीं है, क्योंकि टेलीकॉम का लाइसेंस, स्पेक्ट्रम लाइसेंस के लिए ऑलरेडी करोड़ों रुपए चाहिए, तो कोई अनऑर्गेनाइज प्लेयर थोड़ी ना होने वाला है। राइट, तो यहाँ पे लिमिटेड प्लेयर होंगे, पूरा धंधा ऑर्गेनाइज प्लेयर का है। पर आप कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हो, तो आप रेस्टोरेंट खोल रहे हो, तो वहां पे तो बहुत से आपके ही एरिया में दूसरे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर होंगे। राइट, अब अगर आप अच्छा ग्रोथ करोगे, अच्छी क्वालिटी दोगे, तो क्या होगा, आपके कस्टमर कहां से आने वाले हैं, अनऑर्गेनाइज मार्केट के भी कुछ लोग आपके वहां पे आएंगे। साथ में लोगों की अफोर्डेबिलिटी, नई प्रोडक्ट, ये सबसे तो धंधा बढ़ेगा ही। तो दोस्तों आपकी अच्छी कंपनियों का धंधा दोनों प्रकार से बढ़ता है। एक तो धीमे धीमे अनऑर्गेनाइज का मार्केट भी ये लोग खाते हैं। राइट, तो समझो अगर आपकी कंपनी, अगर आपकी इंडस्ट्री नॉर्मली 6% का ग्रोथ करेगी, ऐसा मत मानना आपकी कंपनी 6% का ग्रोथ करेगी। अगर आपकी कंपनी एग्रेसिव है, ये सब पॉइंट पे काम करती है, वो 15% से ग्रोथ करेगी। राइट, यही चीज दोस्तों हमें अलग अलग सेक्टर्स में देखनी चाहिए जब हम लोग इंडस्ट्री सिलेक्ट करते हैं। जैसे अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड, इनको अगर हम देखें, डेवलप कंट्री में ज्यादातर हिस्सा ऑलरेडी ऑर्गेनाइज मार्केट का हो गया होता है, वहां पे अनऑर्गेनाइज प्लेयर कम होते हैं। पर जैसे इंडिया है, यहाँ पे हर एक सेक्टर में ज्यादातर बड़ा मार्केट अनऑर्गेनाइज प्लेयर का होता है। तो आपके ऑर्गेनाइज प्लेयर को क्या फायदा होता है पता है, वो लोग पुराने पॉइंट से भी ग्रोथ करते जो हमने डिस्कस किए, और ये लोग अनऑर्गेनाइज का भी धंधा खा के ग्रोथ करते। अभी डीमार्ट का हमने उदाहरण लिया, कैसे अलग अलग प्रकार से वो ग्रोथ करते हैं, हमने देखा ना। नॉर्मल ग्रोथ उनकी प्रोडक्ट का 6% है, तो 6% तो उसको बढ़ना है। साथ में उसने और कौन से पैरामीटर पे काम किया दोस्तों, राइट, हमने देखे पेनिट्रेशन बढ़ा रहे हैं वो लोग, एफोर्डेबिलिटी उनके हाथ में नहीं है। राइट, थोड़ी थोड़ी उनके हाथों में सस्ती प्रोडक्ट रख के रीच बढ़ा रहे, नई नई प्रोडक्ट लॉन्च करते जा रहे, मतलब अपने शेल्फ प्रोडक्ट बढ़ा रहे, टेक्नोलॉजिकल एडवांस कर हो रहे, रीजनल स्प्रेड बढ़ा रहे। उसके साथ वो लोग इनऑर्गेनिकली भी बढ़ रहे हैं, मतलब वो कोई एरिया में जाएंगे जहां पे दूसरा कोई छोटा खिलाड़ी है, हो सकता है उनको खरीद के भी बड़े बने। साथ में दोस्तों अनऑर्गेनाइज मार्केट जो इंडिया में बड़ा है, उसको भी ये लोग खा के बड़े बनते हैं। तो हर एक इंडस्ट्री दोस्तों जनरली ऐसी इकोनॉमी जो डेवलपिंग से डेवलप में जा रहे हैं, वहां पे ऐसा नहीं होता है कि ऑर्गेनाइज 70%, अभी अनऑर्गेनाइज ज्यादा होता है। तो इसीलिए उनको ग्रोथ और तगड़ा मिलता है। यही कारण है दोस्तों भारत का ज्यादा ग्रोथ करने का, और यहाँ पे लोगों को निवेश करना है। दोस्तों एक मैं उदाहरण के लिए आपको रेस्टोरेंट बताना चाहता हूँ। राइट, जैसे 2014 में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री 2665 बिलियन रुपीस की थी, 2665। राइट, अब ये जो डेटा है ये कोरोना से पहले का है। राइट, तो यहाँ पे आपको कोरोना की इफेक्ट नहीं दिख रही है, क्योंकि एस्टिमेटेड डेटा है। राइट, देखो ऐसा भी होता है ना। जैसे 2019 में ये इंडस्ट्री बढ़ के 4096 बिलियन की हो गई। राइट, तो ये ग्रोथ मिला। अब उम्मीद है 2024 तक ये 6753 बिलियन की हो जाएगी, तो ग्रोथ मिलेगा। पर अभी ज्यादा बड़ा मार्केट पहले किसका था, अनऑर्गेनाइज का। ऑर्गेनाइज तो कुछ था ही नहीं, देखो ऑर्गेनाइज स्टैंड अलोन कितना है। पर 2019 में आप देखो ऑर्गेनाइज बढ़ा। तो ये ऑर्गेनाइज कैसे बढ़ा, उसको दो रास्ते मिले, एक रियल ग्रोथ मिला उनको, दूसरा ये ऑर्गेनाइज मार्केट वाले अनऑर्गेनाइज मार्केट भी खाते रहे और बड़े होते रहे। अब 2024 में हम देखेंगे तो इनको और ग्रोथ मिलेगा। तो आने वाले समय का जो ग्रोथ है वो ज्यादा किसकी वजह से मिल रहा है, ज्यादा कौन ले रहा है, ऑर्गेनाइज प्लेयर ले रहे, चैन मार्केट वाले ले रहे। राइट, तो अनऑर्गेनाइज का ग्रोथ दोस्तों धीमा होता है। राइट, जो यही उदाहरण के कुछ डेटा, जैसे रेस्टोरेंट का रियल ग्रोथ 11% से उम्मीद है, कितना, 11, मतलब ये 11% से ग्रोथ करेगा। पर आपको अगर आप कोई रेस्टोरेंट की चैन में इन्वेस्ट कर रहे हो, 11 नहीं मिलेगा, क्योंकि 11 तो पूरी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बढ़ेगी। अनऑर्गेनाइज प्लेयर जो है वो 6% से बढ़ेंगे, ऑर्गेनाइज 16% से बढ़ेंगे। चेन जो है, देखो चेन रेस्टोरेंट जो होती है या चेन प्लेयर होते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो,
उनको अनुभव होता है अलग-अलग सिटी का, अलग-अलग स्टेट का, अलग-अलग रीजन का, तो वो लोग ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करते हैं। तो चेन प्लेयर्स 20% ग्रोथ करेंगे और होटल में जो रेस्टोरेंट होती है वो खाली 8% से ग्रोथ करेगी। तो आप बोलो कि यार मैं तो रेस्टोरेंट में पैसा डालूँगा 11% ही मिलेगा, नहीं, आपको 20% ग्रोथ मिलना है। आपकी जो कंपनियाँ हैं इस सेक्टर में वो 20% से दोस्तों ग्रोथ करेगी। क्यों? क्योंकि इनको दूसरे भी फायदे मिलने हैं। दोस्तों इसी प्रकार से देखने का मैंने और एक उदाहरण लिया जैसे पैकेज फूड। यहाँ पे मैंने इंडियन सेवरी स्नैक्स मार्केट लिखा हुआ है, राइट? अब ये 2015 में 500 बिलियन रुपए का था। अभी लेटेस्ट 2022 में ये 750 बिलियन का है और हमें उम्मीद है ये आने वाले 4 सालों में 1200 बिलियन का हो जाएगा। तो कितना ग्रोथ उम्मीद है दोस्तों? 13%। यहां पे भी दोनों प्रकार के मार्केट है दोस्तों। अनऑर्गेनाइज प्लेयर के पास बड़ा स्टेक है 56, सॉरी 44। ऑर्गेनाइज प्लेयर के पास 56% स्टेक है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा एक जितना है। ऑर्गेनाइज प्लेयर ऑलरेडी अनऑर्गेनाइज में काफी हद तक फैल चुके हैं। एक जमाने में ऐसा होगा कि पूरा मार्केट अनऑर्गेनाइज प्लेयर का था, अब आधे से ज्यादा धंधा किसका हो गया? अनऑर्गेनाइज का। इसकी वजह से क्या हो रहा है? होगा सेवियरी का ग्रोथ 13% से, पर ऑर्गेनाइज प्लेयर 13 से नहीं बढ़ेंगे, वो 15% से बढ़ेंगे। तो अपने हमें अगर हम ऐसी कंपनी में निवेश करेंगे हमको ज्यादा ग्रोथ मिलेगा। दोस्तों इसी प्रकार से सोचो, जरा सोचो, अलग अलग इंडस्ट्री को ध्यान में लो, उदाहरण अपने आप सोचो। ये उतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। टू व्हीलर इंडस्ट्री, अब टू व्हीलर में अब तक तो ऐसा था नहीं कि ऑर्गेनाइज प्लेयर ना अनऑर्गेनाइज प्लेयर, सब ऑर्गेनाइज ही है ना टू व्हीलर में। तो फ्यू प्लेयर होते हैं क्योंकि ये धंधा करने के लिए बड़ा निवेश चाहिए और ब्रांड चाहिए। हर एक रीजन में कोई लोकल ब्रांड होती है ऐसा नहीं है टू व्हीलर में, राइट? लिमिटेड ब्रांड्स, होंडा ना, हीरो ना, बजाज ना, टीवीएस। पर अब जब ई आया, ई व्हीकल एक नई टेक्नोलॉजी लेके आई, तो अब तक टू व्हीलर को ग्रोथ किससे मिलता था? देखो पेनेट्रेशन हम नहीं बोल सकते क्योंकि ऑलरेडी ये काफी पेनेट्रेट हो चुका है, गांव गांव पहुंच चुके हैं। रीजन नहीं बोल सकते क्योंकि ये पूरे रीजन में फैल चुके हैं। कुछ कंपनियां अपनी इंडियन कंपनी बाहर एक्सपोर्ट कर रही है तो दैट्स गुड, राइट? इनको इन्फ्लेशन से ग्रोथ मिलता है, हर साल ये लोग दाम बढ़ाते रहते हैं, उससे ग्रोथ मिलता है। पर अब क्या, अभी एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया, ईवी। अब ये चाहे तो ईवी से ग्रोथ करेंगे क्योंकि ईवी से लोगों के टू व्हीलर रिप्लेस हो जाएंगे। लोग क्या करेंगे, अब पुराना टू व्हीलर निकाल के ईवी ले लेंगे, राइट? तो ये अच्छा ग्रोथ उम्मीद है, पर तब जब ये ईवी पे फोकस करे, नहीं तो नई नई ईवी की कंपनी ग्रोथ कर जाएगी। डिफेंस, देखो डिफेंस में क्या कहेंगे हम, यहाँ पे अनऑर्गेनाइज प्लेयर होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अब ये तो गवर्नमेंट ओरिएंटेड सेक्टर था अब तक, प्राइवेट को तो इसमें राइट ही नहीं था करने का। तो यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट की लिमिटेड कंपनियां थी, उनको ग्रोथ मिलता था, वही बढ़ती थी जितना ऑर्डर मिले उस पे। पर अब जब ये प्राइवेट के लिए ओपन कर दी गई है तो देखो अचानक एक बड़ा पाई दिखा कि चलो अब दूसरे ग्रोथ कर पाएंगे। तो अब डिफेंस में तगड़ा ग्रोथ आना है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ये कैसे ग्रोथ करेगा? दोस्तों ये लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से ग्रोथ करते हैं, जो मैंने अभी आपको एलईडी टीवी का उदाहरण बताया। तो आप प्रोडक्ट को चेंज करते जाओगे, राइट? दूसरा, यहाँ पे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में नई नई प्रोडक्ट्स लॉन्च होती रहती है, राइट? जैसे डिश वॉशर अभी इतना फेमस नहीं है, हो सकता है आने वाले समय में हो। ऐसी प्रोडक्ट आ जाए जो अभी हमने सोची नहीं है। पहले फोन थे, फिर स्मार्टफोन ने जगह ले ली, बढ़ा ना स्मार्टफोन का धंधा। तो ऐसा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में होता है। दूसरा, अगर हम अंडर डेवलप कंट्री की बात कर रहे हैं, जैसे अभी इंडिया डेवलप नहीं है, तो यहाँ पे ज्यादा लोगों के पास कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता है, राइट? एसी 10% लोगों के पास है, फ्रिज कुछ लोगों के पास है, टीवी कुछ है। तो अभी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक को अच्छा ग्रोथ क्यों मिलेगा? क्योंकि ये पेनेट्रेट होंगे। अभी ये पेनेट्रेटेड नहीं है, अभी तो और घरों तक पहुंचेगी, लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी तो और बढ़ेगा। समझ रहे हो ना, मैंने जो पहले पॉइंट दिए वो सब यहाँ लागू होते हैं दोस्तों। यहाँ पे अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज नहीं होता है, सब ऑर्गेनाइज ही है क्योंकि ब्रांड बिकती है। अनऑर्गेनाइज बहुत कम होता है। एयरलाइन में होता है अनऑर्गेनाइज? बिल्कुल नहीं, ये तो पूरा लिमिटेड प्लेयर का धंधा है, जबरदस्त ग्रोथ होना है, राइट? मेटल, इंश्योरेंस, सोचो 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 कहाँ पे क्या है। इंश्योरेंस अगेन डिफेंस जैसा, यहाँ पे भी कैसा है? इंश्योरेंस में खाली गवर्नमेंट को अधिकार था धंधा करने का, तो वही ग्रोथ करता था। अभी प्राइवेट प्लेयर आ गए, तो अब इंश्योरेंस बढ़ेगा 10% से,
पर प्राइवेट प्लेयर बढ़ेंगे 14% से, गवर्नमेंट की कंपनी बढ़ेगी 60% से। तो आप अगर प्राइवेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको ग्रोथ ज़्यादा मिलेगा। इंश्योरेंस भले ना कम बढ़े, प्राइवेट पेनिट्रेट करेंगे, राइट? ऐसे ही दोस्तों अलग-अलग सेक्टर देखते जाओ, आपको ऑटोमेटिकली ग्रोथ की आइडिया आएगी दोस्तों, आपको जवाब अंदर से मिलना चाहिए। जो सेक्टर में मैं पैसा लगा रहा हूँ, आने वाले समय में वो सेक्टर बढ़ेगा कि नहीं? अगर ग्रोथ करेगा, कौन से प्रकार से करेगा? जितनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ पॉइंट्स जो मैंने बताए वो उसके पास है, तो तगड़ा ग्रोथ आएगा। अगर उसके पास फ्यू पॉइंट्स है तो कम ग्रोथ आएगा, सिंपल, राइट? अब आप अपना उदाहरण दो और मुझे बताना, ये जितनी भी इंडस्ट्री मैंने नीचे बताई ना, मुझे मैंने यहाँ पे फार्मा के बारे में नहीं बोला, ट्रैवल टूरिज्म, ब्रेवरेज, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है, पर आप कमेंट में लिखना फार्मा कौन से कारणों से अगर ग्रोथ करेगा तो करेगा, ट्रैवल कौन से कारणों से करेगा, ब्रेवरेजेस कौन से कारणों से करेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे पता चले मैं आप लोगों को समझा सका कि नहीं दोस्तों, राइट? सो हायर द ग्रोथ, हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ वेल्थ। दोस्तों आपकी जो आने वाले समय की वेल्थ है वो डिपेंड करती है आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया पे, आपने कौन सी इंडस्ट्री सिलेक्ट की है। जितनी तगड़ी इंडस्ट्री उतना ज्यादा ग्रोथ, उतना ज्यादा आपका पैसा बढ़ेगा। सो फ्रेंड्स, एवरी सक्सेस स्टोरी इज द स्टोरी ऑफ कांस्टेंट एडेप्टेशन, रिवीजन एंड चेंज। बहुत बहुत धन्यवाद साथ रहने के लिए। पीयूष पटेल, प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबके साथ।